हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हब से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वन डे वन टॉपिक सीरीज रन कर रहे हैं और आज भी हमारा एक फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो कि हमारा टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, कि किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फर्म के अंदर इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। वो टेक्निक समझेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स होती है जहां से पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मैच में भी बन सकता है कि टेक्निक्स को मैच करो, और डिटेल तो बनता ही बनता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या मतलब है। देखिए, इन्वेंट्री का ही क्या मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके के मटेरियल अवेलेबल हैं। जितना भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल होगा, जो आपने बाहर से खरीदा होगा, जो आपकी कंपनी के अंदर बन रहा होगा, या फिर जो प्रोसेस में होगा, भी वर्क इन प्रोसेस उस पर चल रहा होगा, जो भी आपका फिनिश प्रोडक्ट है जो अभी तक कस्टमर पे डिलीवर नहीं हुआ है, तो ये जितनी भी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखी हुई हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। सिंपल सी बात है, स्टॉक बोला जाता है। मेरी दुकान पे जितना भी सामान अभी रखा हुआ है वो अभी बिका नहीं है, उस चीज को मैं क्या बोलूंगी? इन्वेंट्री बोलूंगी, स्टॉक बोलूंगी, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन कौन सी चीजें हमारी इन्वेंट्री में कवर होती हैं। अब आप ही सोचिए कि इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इन्वेंट्री ही नहीं हुआ, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं हुआ, तो क्या कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बन पाएगा जो उस रॉ मटेरियल की हेल्प से बनना था? आपके पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो आप गुड्स कैसे बनाओगे? फाइनल गुड्स तक कैसे पहुंचोगे? और अगर गुड्स ही नहीं होंगे तो आप कस्टमर को क्या डिलीवर करोगे? इसलिए हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहे? कंटिन्यूस सप्लाई रहे। किस चीज की? रॉ मटेरियल की। और हमारे प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का इंटरप्शन ना हो, जिससे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो क्या हो? मिनिमाइज हो। देखिए, अगर आपके पास इन्वेंट्री टाइम से नहीं है, तो आप क्या करोगे? एकदम से अगर आपको पता चलता है कि मेरी दुकान पे ये चीज नहीं है और कस्टमर को वो चीज चाहिए, तो आप दूसरी शॉप से वो चीज मंगा के अपने कस्टमर को दोगे। उससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? वो चीज में भी आपको जो शॉपकीपर है वो महंगे पे दे और आपको खरीदनी भी पड़ जाएगी, क्योंकि आपको उस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। तो इस वजह से अगर आप पहले से ही इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करके चलते हो, तो उससे क्या होता है? मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है? मिनिमाइज होती है। और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं? क्यों हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं? जिससे कि हमारे पास सफिशिएंट फिनिश गुड्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहे, जिससे कि सेल्स जो हो मेरी स्मूथ चलती रहे, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का इंटरप्शन ना हो। नेक्स्ट वन इज टू कंट्रोल इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमम इन्वेंट्री, कि कितनी मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेंट्री रखने की नीड है। ये सब चीजें अगर मैं अच्छे से मैनेज करके चलूंगी तो मेरे को कोई भी इन फ्यूचर किसी भी तरीके की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हो, देन यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सेल्स डाउन हो सकती है। देयर आर सो मेनी रीजंस, और बहुत सारे इसके पिटफॉल्स है जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज कि हम क्या क्या चीजें इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो भाई रॉ मटेरियल ही इंक्लूड करूंगी, कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ। नेक्स्ट चीज क्या इंक्लूड होती है? वर्क इन प्रोग्रेस, कि आपकी कंपनी के अंदर कितनी चीजें इन प्रोग्रेस चल रही हैं, कि रॉ मटेरियल से आप कन्वर्ट कर रहे हो उन्हें फिनिश गुड बनाने में, तो कितने ऐसे गुड्स हैं आपके अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अभी जिस पे काम चल रहा है, तो वो भी किस में आएगा? इन्वेंट्री में ही आता है। नाउ द थर्ड वन इज फिनिश गुड। आपने जो रॉ मटेरियल मंगवाया था उस पर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आप पे फाइनल गुड्स निकल के आएंगे जो अभी तक आपके सेल आउट नहीं हुए हैं, तो उन चीजों को भी हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री ही बोलते हैं। तो दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट जो हमारी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेंट्री में कंसिडर होते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगी कि कितने तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है व्हाइल मैनेजिंग दी इन्वेंट्री। फिर हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, टेक्निक्स के ऊपर। पहली चीज आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेंट्री ऑर्डर करते हो, आप अपने यहाँ मंगाते हो सामान, तो आपको एक सामान मंगाने के लिए, वो चीज प्रोक्योर करने के लिए जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब भी मैं कोई इन्वेंट्री ऑर्डर करती हूँ, तो उसको प्रिक्योर करने के लिए जो भी मैं कॉस्ट इंगेज करूंगी उसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट।
नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, जब वो इन्वेंट्री मेरे यहाँ आ गई, मेरे शॉप पे आ गई, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गई, तो मैं क्या करूंगी, कुछ कॉस्ट तब भी बियर करूंगी। क्यों? अब मैंने अपनी शॉप पे मंगा ली वो चीज, तो फिर क्या होगा, मुझे वेयर हाउस की जरूरत भी पड़ेगी, उसे रखने की नीड भी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो मैं उसे रखूंगी। तो वो वेयर हाउस कॉस्ट आप कह सकते हो आपके लिए क्या हो जाती है, कैरिंग कॉस्ट हो गई, क्योंकि उसको आपको होल्ड कराना पड़ेगा, एकदम से तो माल नहीं बिक जाता ना। तो उस इन्वेंट्री को आपकी शॉप पे रखने के लिए जो आप कॉस्ट बियर अप करते हो, उस चीज को हम बोलते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। नाउ द थर्ड वन इज स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके यहाँ प्रोडक्शन होना था, बट किसी स्टेज पे आपको पता चलता है कि वो रॉ मटेरियल आपके यहाँ है ही नहीं, तो तब भी आपकी प्रोडक्शन पूरी रुक जाएगी, क्योंकि वो रॉ मटेरियल आपके पास था ही नहीं। तो उस वजह से जो आपको लॉसेस इंकर करने पड़े, उस वजह से जो आपको कॉस्ट इंकर करनी पड़ी, उसको हम बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। मतलब वो स्टॉक आपके यहाँ था ही नहीं, इस वजह से जो आपको कॉस्ट बियर अप करनी पड़ी, उस चीज को हम बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो कि किसी भी तरीके की इन्वेंट्री को मैनेज करने में इन्वॉल्व होती है। नाउ जो हमारा आज का मेन टॉपिक था वो था टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। किसी भी तरीके का मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहली है हमारी एबीसी एनालिसिस, देन बीईटी। ये मैं सारी आपको वन बाय वन जो भी चार्ट बना हुआ है ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज, क्योंकि इसमें से पेपर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले एबीसी एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। एबीसी का क्या मतलब होता है, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। मतलब अगर मैं इस टेक्निक को इंगेज कर रही हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको यूज कर रही हूँ, तो इस वजह से मेरा क्या आएगा, हमेशा बेस्ट कंट्रोल होगा। इसका मतलब ये होता है, इस टेक्निक के अंदर तीन कैटेगरीज में इन्वेंट्री को हमने बांटा है। आप कह सकते हो टोटल इन्वेंट्री अगर ऑर्गेनाइजेशन में है, तो मैं उस टोटल इन्वेंट्री को कितने में क्लासिफाई कर दूंगी, थ्री कैटेगरीज में, ए, बी एंड सी। दैट इज स्टैंड फॉर एबीसी एनालिसिस। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है एबीसी एनालिसिस। अब ए कैटेगरी के अंदर कौन से आइटम्स आप रखोगे, इसमें आप वो वाली इन्वेंट्री रखोगे जिसका हाई कंजम्पशन वैल्यू आइटम है, वैल्यू आइटम है। आप ये समझते होंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत कम यूज हो रही होती है, लेकिन उनकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। जैसे आप कह सकते हो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, अगर कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे जो टॉप होते हैं जैसे डीन्स हो गए या आपके जो भी डायरेक्टर्स हो गए, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, because they are that much educated you can say or that much required by the management। तो वो बहुत कम होते हैं ना, एक दो ही तो डीन होंगे, एक दो ही तो डायरेक्टर होंगे, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हुई हुई है कंपनी की कॉस्ट। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आप कह सकते हो, उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी इन्वेंट्री होती है, ऐसी मटेरियल्स होते हैं जो बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है अगर मैं कंपेयर करूं और मटेरियल से। तो कैटेगरी ए में वो आइटम्स रखे जाएंगे जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, असेंशियल है, लेकिन उनकी वैल्यू भी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, मतलब उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इंगेज है। मेरी जो 10% टोटल इन्वेंट्री होगी, उसमें कितनी कंपनी की टोटल कॉस्ट लग रही होगी, 70% की टोटल खर्चा उनमें इन्वॉल्व हो रहा होगा उस इन्वेंट्री को रखने में या कंज्यूम करने में। इस वजह से इसमें हम किस तरीके का कंट्रोल होना चाहिए, कंपनी का वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए इस तरीके की इन्वेंट्री के ऊपर। तो ये आप समझ गए, ए में क्या होता है, हाई वैल्यू आइटम्स को रखा जाता है जो बहुत कम होते हैं क्वांटिटी के अंदर, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं उन्हें इंगेज कराऊं, अगर मैं उसे अपनी कंपनी के अंदर लेके आऊं, तो वो बहुत महंगे मिलते हैं हमें। इन पे कंपनी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं मिली मुझे उस टाइम पे, प्रोडक्शन के टाइम पे, तो मेरा प्रोडक्शन पूरा रुक सकता है। आप समझ सकते हो, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में क्या होता है, मीडियम कंजम्पशन वैल्यूज होती है, जो ना तो बहुत महंगी होते हैं ऐसे इन्वेंट्री, ना ही बहुत सस्ते होते हैं, दे आर मीडियम इन वैल्यू। तो ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और इनकी वैल्यू कैसी होती है, मिड रेंज होती है। वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना, उनकी कॉस्ट, उन्हें लेके आने में उनकी क्या कॉस्ट है, आप कह सकते हो कि कितनी महंगे पे वो आपको मिलते हैं।
तो 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री जो होती है कंपनी के अंदर, ये जो बी वाला पार्ट है ये कितनी परसेंट होता है कंपनी में, 20% कह सकते हो आप यहाँ पे। ये मैं बना देती हूँ चार्ट में। ए हमारा 10% होता है, लेकिन महंगा उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। बी मेरा 20% होता है, लेकिन वो कॉस्ट भी उनकी कितनी लग रही है, आप कह सकते हो 20%। और सी में वो आइटम आते हैं जो 70% आपकी कंपनी में यूजेस होगा उन मटेरियल का, लेकिन उनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, बहुत सस्ते में वो आपको कंज्यूम मिल जाते हैं, इजिली मिल जाते हैं वो आपको मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज, एक मिनट, यहाँ पे आपका आएगा लूज कंट्रोल, लास्ट वन में क्या आएगा, लूज कंट्रोल, एंड बी वाले पार्ट में आपका आएगा मॉडरेट कंट्रोल। तो सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत किसे है, हमें ए वाली कैटेगरी को, और बी वाली कैटेगरी को आप क्या करोगे, मॉडरेट कंट्रोल करोगे। एंड देन जो सी वाली कैटेगरी होगी उसको हम क्या करेंगे, लूज कंट्रोल होगा, उस पर जरूरी नहीं है आप कंट्रोल करो या ना करो, मतलब वो तो चीज आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा महंगी ही नहीं है हमारी कंपनी के लिए, तो हम क्या करें, उस पर कंट्रोल हो या ना हो, इट डजंट मैटर फॉर द कंपनी, क्योंकि इतने महंगे नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये हमारी कंपनी के लिए। तो दीज आर दी लो कंजम्पशन वैल्यू आइटम्स, दे आर नॉट मार्जिनली इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी, मतलब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन मतलब इंपॉर्टेंट तो होते हैं ये, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो वैल्यू है। 70% वो ही चीज यूज हो रही है, वो ही मटेरियल यूज हो रहा है कंपनी के अंदर, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, वो आपको सस्ते में मिल जाते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो एबीसी एनालिसिस आप कह सकते हो कि बेस्ट टेक्निक होती है, एंड ए में हम वो वाले आइटम्स रखेंगे जो बहुत महंगे हैं लेकिन कम यूज होते हैं, बी में हम ऐसे रखेंगे जो मिड वैल्यू हैं, और सी में हम लो कंजम्पशन वैल्यू आइटम्स रखते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज बीईडी एनालिसिस। नेक्स्ट टेक्निक इज बीईडी एनालिसिस। ये एनालिसिस, ये वाली टेक्निक किन मटेरियल्स को कंट्रोल करने में ज्यादा यूजफुल होती है, स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने में ज्यादा यूजफुल होती है। जैसे आप कह सकते हो कि अगर बाइक बनती है तो बाइक में जितने भी उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर बाइक, तो उस चीज के लिए हम इस एनालिसिस का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेरी जितनी भी इन्वेंट्री होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। वी स्टैंड फॉर वाइटल। वी का मतलब क्या होता है, वाइटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर ये मटेरियल नहीं होगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस वजह से इन मटेरियल्स को हम वाइटल बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड इज ई स्टैंड फॉर एसेंशियल। इसमें वो आइटम्स आते हैं, वो मटेरियल्स आएंगे इस वाले ई वाले पार्ट में, हम वो पार्ट्स को रखेंगे जो मेरी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। इससे मेरा प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा, लेकिन अगर ये वाला मटेरियल मेरी शॉप पे नहीं हुआ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं हुआ, तो मेरे को क्या हो सकता है, उसकी वजह से टेम्पररी लॉसेस को सफर करना पड़ सकता है। एंड डी स्टैंड फॉर डिजायरेबल, मतलब ये ऐसे आइटम्स आते हैं जो अगर नहीं भी हुए मेरी कंपनी के अंदर, तो इसकी वजह से मेरी कंपनी को कोई भी लॉस नहीं होगा। तो हम डी वाले पार्ट में वो वाले आइटम्स रखेंगे, वो मटेरियल रखूंगी जो मतलब आपकी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठीक है, अगर नहीं भी हो तो इस वजह से आपको लॉस को सफर करना नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बीईडी एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज एचएमएल एनालिसिस। ये कुछ एबीसी एनालिसिस की तरह ही है। एबीसी में हम क्या देखते थे, इट इज क्वाइट सिमिलर टू द एबीसी एनालिसिस। इसमें बस डिफरेंस क्या है, टोटल एबीसी में हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि इसके अंदर कितनी इसकी यूजेस है, कितना यूज हो रहा है वो पर्टिकुलर आइटम। जैसे ए में हम रखते थे जो बहुत ज्यादा महंगे हैं, जो बहुत ज्यादा महंगे हैं लेकिन कम यूज होते हैं। बी में हम रखते थे मिड वैल्यू वालों को, सी में हम रखते थे लो वैल्यू वालों को लेकिन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इसी वजह से एचएमएल में तो हम क्या देखते हैं, बेसिस ऑफ यूनिट कॉस्ट। इसमें यूजेस का कोई रोल नहीं है। एचएमएल मतलब एच का मतलब होता है हाई कॉस्ट, एच वाले आइटम, इस वाले पार्ट में वो आइटम्स रखोगे जो बहुत ज्यादा महंगे हैं, वो मटेरियल जो बहुत ज्यादा महंगे हैं। एम वाले पार्ट में, एम वाली कैटेगरी, आप वो उन मटेरियल्स की बनाओगे जो मीडियम कॉस्ट है, जो ज्यादा महंगे भी नहीं है, जो ज्यादा सस्ते भी नहीं है। और एल वाले में मतलब होता है लो कॉस्ट मटेरियल, जो महंगे है नहीं, जो इजीली सस्ते से आपको कहीं पे भी अवेलेबल कराए जा सकते हैं, इजीली मिल जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एचएमएल एनालिसिस। एबीसी की तरह ही है। एबीसी में हम लेकिन यूजेस को भी देखते थे कि कितना यूज हो रहा है।
HML में सिर्फ यूनिट कॉस्ट को देखा जाता है कि वो कितना महंगा है और कितना महंगा नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज FSN एनालिसिस। F मतलब क्या होता है फास्ट मूविंग, S मतलब क्या होता है स्लो मूविंग और N माने होता है नॉन मूविंग। इसका मतलब क्या होता है, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंटरी। कंजम्पशन पैटर्न कितना ज्यादा ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा रहा है। तो एफ वाले पार्ट में आप वो इन्वेंटरी रखोगे, वो मटेरियल को रखोगे जो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, एकदम से फास्ट मूविंग है, बहुत ज्यादा आपकी कंपनी में कंजम्पशन हो रहा है। एस में वो आ जाएंगे जो स्लो मूविंग होते हैं, ठीक है यूज हो रहा है बट कम हो रहे हैं। और एन में वो आइटम्स रख लो जो नॉन मूविंग है, जो आपकी कंपनी में यूज ही नहीं हो रहे हैं, राइट। दिस स्पीड classification helps in the arrangement of stock in the store, कि आपको कितना स्टोर में स्टॉक रखना है, इसलिए ये हेल्प करता है। एंड इन डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग पैटर्न, और ये किस लिए हेल्प करता है, हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना किस हिसाब से उसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर वो फास्ट मूविंग होगा, जल्दी जल्दी यूज हो रहा होगा वो मटेरियल को स्टॉक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ज्यादा से ज्यादा उसको अपनी स्टोर के अंदर उसका स्टॉक रखना पड़ेगा, उसको इजीली हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कंपनी में लॉस हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज SDE एनालिसिस। नेक्स्ट टेक्निक इज SDE एनालिसिस। इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक, ये टेक्निक हमें इसलिए हेल्प करते हैं कि ये पता लगाती है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक कितना जल्दी अवेलेबल कराया जा सकता है, मार्केट से कह लो, आप कहीं से भी कह लो, आपके जो सप्लायर्स है वहां से। दिस इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, कि कितनी जल्दी उस चीज को मैं अवेलेबल करा सकती हूँ अपने यहाँ। एस का मतलब होता है स्कार्स, जो बहुत ज्यादा शॉर्ट सप्लाई में है, जो नहीं इजीली मिल पाते हैं, जो मतलब ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही होती है, आप कह सकते हो लेकिन जैसे कि कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही थी, तो वो हमारा उस टाइम पे क्या था, किसी भी हॉस्पिटल के लिए एक स्कार्स मटेरियल था, स्कार्स इन्वेंट्री था, उनको वो चीज नहीं इजीली मिल पा रही थी, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी थी और एकदम से नहीं मिल पा रही थी। तो एस स्टैंड फॉर स्कार्स आइटम विच आर इन शॉर्ट सप्लाई, बहुत कम सप्लाई हो रही थी उस टाइम पे। डी स्टैंड फॉर डिफिकल्ट आइटम, मतलब दैट आर अवेलेबल बट कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड इजीली, वो मिल जाते हैं लेकिन एकदम से नहीं मिल पाते, एकदम से मैं उसे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेके आ सकती हूँ। नाउ ई स्टैंड फॉर इजीली आइटम। ई का मतलब क्या है, इजीली। आपको इनकी फुल फॉर्म्स याद करनी है बेसिकली, और ये याद करना है कि इसके अंदर क्या, किसके बेसिस पे इसको हम कैटेगराइज करेंगे, किस बेसिस पे हम SDE में कैटेगराइज कर रहे हैं किसको, इन्वेंट्री को, स्टॉक को। E स्टैंड फॉर इजीली आइटम विच आर अवेलेबल इजीली फ्रॉम द लोकल मार्केट, कहीं से भी इजीली मिल जाता है, वो मटेरियल को मैं E वाली कैटेगरी के अंदर प्लेस कर दूँ। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज SOS एनालिसिस। S मतलब होता है सीजनल आइटम, और OS का मतलब आप कह सकते हो ऑफ सीजनल आइटम। ये एनालिसिस में कुछ नहीं है, दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन प्रॉपर स्ट्रैटेजी ऑफ मटेरियल परचेज इज टू बी डिटरमाइंड। मतलब कौन से ऐसे आइटम्स है, कौन से ऐसा मटेरियल है जो सीजन में काम आते हैं, आपके पास सीजन में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है आपकी फॉर्म्स में, ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आपको सीजन के टाइम पे चाहिए और ऑफ सीजन पे चाहिए होता है, तो आप उसका बहुत कम से स्टॉक रखते हो ना अपनी फॉर्म के अंदर। तो दिस इज बेस्ड ऑन दी सीजनल और ऑफ सीजनल कैटेगरी। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके न्यूमेरिकल भी पेपर से पूछे जाते हैं हमारे, तो EOQ एनालिसिस। इस पे तो कोई डाउट है ही नहीं, EOQ इज द बेस्ट टेक्निक आप कह सकते हो, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितना ऑर्डर आप करो, कितना मतलब कितनी यूनिट्स आप ऑर्डर करो, जिस हिसाब से आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम लगे, जिस वजह से आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम लगे। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडल और ऑप्टिमल साइज ऑफ ऑर्डर्स भी बोलते हैं। मतलब ये टेक्निक आपको याद होगा, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, EOQ इक्वल टू 2AO अपॉन C, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमें ये बताता है कि आप कितना ऐसी यूनिट्स को ऑर्डर करो जिस वजह से आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम आए और कैरिंग कॉस्ट भी कम आए, दोनों चीजें मेरी कम से कम लगे, ये हमें इस चीज में हेल्प करता है। ये इसलिए ऑप्टिमम लॉट को हमें बता के देता है कि आप इतनी ऑर्डर कर लो, इस हिसाब से आपकी ये चीजें कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द बेस्ट टेक्निक आई कैन सी। जस्ट इन टाइम एनालिसिस ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्ट इन टाइम मतलब जब आपको नीड है आप तभी उस चीज को मंगाओ। दिस इज द सिस्टम ऑफ परचेजिंग द मटेरियल इमीडिएटली बिफोर दीज आर नीडेड और रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी मटेरियल की नीड है
और मुझे उस चीज की जरूरत है, तो फटाफट से आप वो मटेरियल ऑर्डर कर लीजिए, आपके पास वो चीज पहुंच जाए। उसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम टेक्निक, जस्ट इन टाइम एनालिसिस। इस टेक्निक में हमें कोई भी स्टॉक अपने यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। डू नॉट कीप स्टॉक ऑफ मटेरियल इन योर स्टोर्स, क्योंकि जब जैसी नीड हो वैसे उस चीज को ऑर्डर कर लो। इसको ही तो बोलते हैं जस्ट इन टाइम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज टू रिड्यूस स्टॉक लेवल। जिस वजह से आपकी कंपनी में स्टॉक लेवल रिड्यूस हो जाए, मतलब आपको जरूरत ना पड़े ज्यादा से ज्यादा स्टॉक अपने यहाँ कैप्चर करके रखने की। कैसे आप कैप्चर नहीं कर सकते बताओ, ये कैसे आप मैनेज करोगे? बाय डेवलपिंग, बाय एस्टैब्लिशिंग स्वीट रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। अपने सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाइए, जिस वजह से वो आपको एकदम से डिलीवरी करा दे किस चीज की? मटेरियल्स की। जब भी आपके टाइम पे नीड, मतलब जब भी आपको नीड हो तब भी आप अपने सप्लायर्स से बात करो एंड वो फटाफट से आपके यहाँ उस चीज की डिलीवरी करा दे। तो दिस इज ऑल अबाउट द जस्ट इन टाइम टेक्निक। जब रिक्वायर हो तभी आप ऑर्डर करोगे। वो कब पॉसिबल है? जब आपने अपने सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना रखा है। जब मुझे जरूरत हो वो तब मेरे यहाँ सामान भिजवा दे। तो दिस इज ऑल अबाउट जस्ट इन टाइम एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज बिन कार्ड टेक्निक। बिन कार्ड मतलब क्या होता है? ये कार्ड होता है जो क्या रिकॉर्ड करता है? इट इज बेसिकली क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। इसमें सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। क्या मतलब कितना बैलेंस आपने यूज किया, बेसिकली क्या रिसिप्ट है, कितना यूज, कितना आया, कितना इशू करा आपने वो मटेरियल, और कितना अभी क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है उस मटेरियल का। ये सब कहाँ लिखा होता है? बिन कार्ड के अंदर लिखा होता है कि आपने अपनी फॉर्म के अंदर इतना मटेरियल मंगाया था, इतना आपने इशू कर दिया और इतना आपके यहाँ बचा हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, क्योंकि इससे तो आपको पता चल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको कितने मटेरियल की और रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज ऑल्सो वेल नोन टेक्निक विच इज यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। नाउ द लास्ट एनालिसिस इज गॉल्फ एनालिसिस। गॉल्फ एनालिसिस कुछ भी नहीं है, ये इट इज कैरिड आउट मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कि किस तरीके का मटेरियल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है। S stand for government, O stand for ordinary, L stand for local and F stand for foreign. तो this is all about the मतलब full form of golf आप कह सकते हो। ये टेक्निक कब यूज होनी है? ये टेक्निक हम तब यूज करते हैं या किस बेसिस पे यूज करते हैं कि वो मटेरियल किस चीज से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने आज टेक्निक्स पढ़ी सारी, ABC, VED, HML, golf, EOQ, बिन कार्ड, जस्ट इन टाइम। तो ये सारी ही हमारी टेक्निक, SOS, SGE, तो ये सारी मेरी टेक्निक थी इन्वेंट्री कंट्रोल करने की। अब हमारा आ जाता है प्रैक्टिस टाइम और अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये मेरा 2018 का पेपर है। देखती हूँ चारों टेक्निक्स मुझे दे रखी है, VED, HML और SGE और FSN। तो बेसिकली एक यूजफुल टेक्निक है जो मुझे रटी हुई है, वो है VED। VED टेक्निक किस लिए यूज होती है? हमारी स्पेयर पार्ट्स के लिए यूज होती है। ये मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि ये किसके लिए यूज होती है? स्पेयर पार्ट्स के लिए। अब आप देखो किसी क्वेश्चन में, किसी आंसर में स्पेयर पार्ट्स गिवन है, पहले तो मैं यही देख लेती हूँ, जो मुझे सबसे अच्छे से आती है पहले मैं उसे ही तो कैच करूंगी। पेपर में भी हमें यही करना चाहिए। तो बी वाली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेयर पार्ट, मतलब बी का ऑप्शन क्या है? 1। तो बी में एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी का, ये रहा 1। अब मैं आगे भी मैच कर लेती हूँ, आंसर मुझे मिल चुका है ए का 3rd। The classification unit value is the criteria, not the annual consumption. यूनिट वैल्यू आपने पढ़ी थी अभी, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ द यूनिट हम देखते थे, तो वो HML में देखते थे, ये भी ठीक हो गया। SGE स्टैंड फॉर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम फेस इन प्रोक्योरमेंट, राइट, प्रोक्योरमेंट के टाइम पे। और FSN होता था फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। तो ये हो गए पैटर्न ऑफ इश्यूज के। तो मेरा सिंपल सा आंसर बन जाता है D, 3rd, जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ऐड करे जो आपको करना है, मैं नहीं करा रही हूँ, आपकी तैयारी होगी अगर आप करते हो। लाइक सेकंड है ABC इन्वेंट्री कंट्रोल फोकसेस ऑन दोज। किस पे फोकस करता है ABC आपको पता है हमने 3 कैटेगरीज थी, A, B और C। A में हम वो आइटम्स रखते थे जो हमारे बहुत महंगे हैं मैं कहूंगी, और बहुत कम यूज होते हैं, जिसपे हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की जरूरत थी। बी में क्या था? मीडियम वैल्यू थे, मिड वैल्यू थी, मिड ही यूज हो रहे थे वो, और उस पर हम मॉडरेट कंट्रोल करते हैं। और सी में क्या होता है? जो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं बट उनकी वैल्यू कम है, उस पर हम लूज कंट्रोल करते हैं। तो ABC इन्वेंट्री कंट्रोल फोकसेस ऑन दोज। किस पे फोकस करता है? आइटम्स नॉट रेडिली अवेलेबल
आइटम विच कंज्यूम लेस मनी, आइटम विच कंज्यूम मोर डिमांड, आइटम विच कंज्यूम मोर मनी। तो ये वाला डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए वाला पार्ट ये दिखा रहा है ना कि ए वाले कैटेगराइजेशन में हम यही तो डालते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे को इन्वॉल्व करते हैं। तो डी इज माई करेक्ट आंसर। बाकी मैं नहीं करा रही हूँ, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड वाला हमारा होमवर्क है, आप करना अपने आप से और देखना इसका क्या आंसर आता है। फोर्थ वाला भी ऑप्शन में होमवर्क ही है, ये भी नहीं कराऊंगी मैं, आपको सारे सॉल्व करके बताना है कि इसका क्या आंसर है, देन आई विल टेल यू कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। एंड फिफ्थ इज ऑल्सो योर होमवर्क। ये सारे मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। एंड बस आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपकी सारी टेक्निक्स क्लियर हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो चीज आपको क्लियर हो गई हो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पेपर आने वाले हैं। और शेयर करना मत भूलिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।